कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि ये एक्ट क्या है, क्यों आया, इसके पीछे आने का रीज़न क्या है, इस एक्ट के पीछे आने का ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों आया, देन इस एक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इससे किनको फ़ायदा मिलता है, और इस एक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, वो भी न्यू अमेंडमेंट्स के साथ एकदम अपडेट वे में। और जो भी इम्पॉर्टेंट केस लॉज इस एक्ट से रिलेटेड होंगे मैं आपको वो भी बता दूंगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, पार्ट बाय पार्ट हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में देखते हैं, लेकिन एकदम समराइज नोट में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए जो यहाँ पर मैंने बनाया है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको मेरे से एक्ट रिलेटेड क्लासेस लेनी है तो आप उसके लिए भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये एक्ट के आने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है और ये एक्ट है क्या। जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट यानी वेजेस का पेमेंट करना। वेजेस मतलब क्या होता है? मजदूरी। जब कोई मजदूर काम करता है तो उसका जो तनख्वाह, सैलरी दिया जाता है उसे कहते हैं वेजेस। दोस्तों, उस टाइम पे जब ये एक्ट आया था ना, तो देश आज़ाद नहीं हुआ था। सो आप सोच ही सकते हैं कि अंग्रेज क्या दशा करते होंगे मजदूर के साथ। उस टाइम पे मज़दूरों को सही ढंग से वेतन दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया था। और इसके लिए रॉयल कमेटी ने रिकमेंड किया था। रॉयल कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बना था। ओके दोस्तों, ये एक्ट पहले ही आ जाता, लेकिन ये एक्ट पारित यानी कि संशोधित नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? 1933 में, क्योंकि उस टाइम असेंबली का डिसोल्यूशन हो गया था। ओके, सो फाइनली 1936 में ये एक्ट आया। ये एक्ट आने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़। कुछ एम्प्लॉयज़, सर्टेन काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब कि लिमिटेड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, सब एम्प्लॉयज़ इसमें नहीं आते हैं। उनका पेमेंट ऑफ वेजेस सही टाइम पे हो और सही रूप में हो, विदाउट एनी डिडक्शन। पे टू वर्कर ऑन टाइम विदाउट डिडक्शन। वर्कर ने जितना काम किया है, जितनी भी उसकी मेहनत बनती है, वो उन्हें टाइम पर दिया जाए विदाउट डिडक्शन। ओके, बिना उसमें से कुछ काटे। हाँ, अगर कुछ वाजिब है तो वो काटना भी चाहिए, लेकिन क्या नहीं काट सकते और किस टाइम पे करना है और कितना पेमेंट देना है, ये सब हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में पढ़ते हैं। एक्ट डज नॉट अप्लाई टू वेजेस मोर देन 24,000। अगर कोई सालाना 24,000 रुपये कमाता है, 24,000, तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों, मैं ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। ओके, इससे एमसीक्यू बनते हैं। अगर आपको एमसीक्यू के नोट्स चाहिए तो वो भी मेरे पास हैं, आप वो भी ले सकते हैं। ऐसे भी मैं आपको एमसीक्यू वीडियो सॉल्व कराते रहती हूँ। ओके, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों कि मज़दूर को सही टाइम पर पेमेंट मिले, और अगर एम्प्लॉयर जो उनका मालिक है वो सही टाइम पर वेजेस ना दे तो उसके ऊपर फ़ाइन लगे, पेनल्टी लगे। अब हम देखते हैं ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। दोस्तों, ऐसे क्लासेस आपका प्राइवेट ट्यूशन सेंटर है, जहाँ पर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो लॉ हो, अकाउंट्स हो, 11, 12, कॉलेज, किसी भी रिलेटेड चैप्टर से अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप एकदम बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपका प्राइवेट ट्यूशन सेंटर है। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, नोट्स चाहिए आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकदम बिंदास, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं ऑलवेज़ रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कौन कौन से इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। दोस्तों, सबसे पहली बात, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरी कन्याकुमारी तक चारों तरफ ये एक्ट एप्लीकेबल होता है इंडिया की हर इंडस्ट्री पे।
हर फैक्ट्री पे। सो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। सो A2 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए में आता है ट्रामवे सर्विस और मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रामवे सर्विस या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ऐसी गाड़ी जिसमें मोटर लगी हो, कैरिंग गुड्स और सर्विसेज, जो कि गुड्स और सर्विसेज देती हो, और बोथ बाई रोड। ऐसी गाड़ियाँ होती है ना जो रोड से जाती है, गुड्स लेके जाती है, सर्विस यानी पैसेंजर को बैठा कर लेके जाती है। तो ऐसी गाड़ियाँ जो कि रोड से जाती है, ट्रामवे सर्विस हो या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, वो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर आएगी। इसके अंदर काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ को पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के हिसाब से सैलरी मिलेगी, अगर उनकी वेजेस 24,000 से कम है तो। फिर क्लॉज ए बोलता है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस। जो भी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, लेकिन इसमें एक्सक्लूडेड रहता है आर्मी, नवल यानी कि नौसेना, फिर वायुसेना, ओके, और आर्मी। गवर्नमेंट रिलेटेड जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो इसमें नहीं आता है। फिर नेक्स्ट है क्लॉज बी, डॉक, वॉफ और जेट्टी। डॉक वॉफ का मतलब होता है दोस्तों, वॉफ का मतलब होता है घाट, जैसे गंगा घाट, इस टाइप से डॉक वॉफ और जेट्टी, यानी जहाँ से नाव वगैरह छूटता है, तो उन सब के भी एम्प्लॉयज़ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर में कवर्ड हैं। फिर इनलैंड वेसल। इनलैंड वेसल का मतलब होता है कि ऐसा शिप जो सामान वगैरह को लेके जाता हो। फिर माइन और ऑयल फील्ड। माइन मतलब आप लोग समझते हो खदान जहाँ होती है, ऑयल फील्ड। फिर प्लांटेशन। प्लांटेशन का काम भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर कवर्ड है, यानी कि पौधे लगाना, नर्सरी वगैरह। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, रॉ मटेरियल से पूरा सामान बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना। इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या हुआ ना, पूरी फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी आती है, वो हो गया, ओके। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, उसको ट्रांसमिट करना, फैलाना, वो सब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब ये जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है ना, इसके अंदर जो लोग काम करेंगे उनको सैलरी दी जाएगी या फिर वेजेस दी जाएगी, किस हिसाब से, तो वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के हिसाब से। फिर लास्ट क्लॉज यानी कि एच में है एनी अदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और भी कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर आ सकती है अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देते हैं तो, ओके। सो ये था एप्लीकेबिलिटी, किस किस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। इन सब के ऊपर एमसीक्यू बनता है दोस्तों। मैं पूरे एक्ट को समराइज़ करके आपके पास लेके आई हूँ। सो आपको यहाँ से रिवीजन करने के बाद और कहीं से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम टाइम के लिए आप मेरे से लास्ट मिनट नोट्स या फिर क्लासरूम नोट्स लेके एक बार अगर पढ़ते हो तो पूरा एग्ज़ाम रिलेटेड जो क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगा, ओके। लेकिन बुक पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक रीड ही हो क्यों ना। अब देखते हैं हम लोग आगे का कि वेजेस क्या होता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर। सो दोस्तों, वेजेस जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में, ऑल रेम्यूनरेशन, जितने भी तरीके का रेम्यूनरेशन होता है सब वेजेस के अंदर कवर्ड होता है, चाहे वो सैलरी हो या फिर अलाउंस हो या फिर और भी अदर टाइप का जो भी हो, वो सब रेम्यूनरेशन के अंदर कवर्ड होता है। अब इसके अंदर भी क्लॉजेज हैं 2 सब सेक्शन 6। क्लॉज ए बोलता है कोर्ट सेटलमेंट अवार्ड। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा चल रहा हो और कोर्ट ने कुछ अवार्ड दिया हो यानी जजमेंट दिया हो, तो उस हिसाब से जो पैसे मिलेंगे वो सैलरी के अंदर आएंगे, यानी कि वेजेस के अंदर। ओवर टाइम, हॉलीडे, लीव पीरियड। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने एक्सेस काम किया हो, हॉलीडे, लीव पीरियड, इन सब में जो वेजेस दिया जाएगा वो भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर आएगा। बोनस मिले या फिर टर्मिनेशन रेम्यूनरेशन। टर्मिनेशन रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय का या तो टर्म ख़त्म हो गया हो या फिर उसे टर्म ख़त्म होने के पहले ही निकाल दिया हो, तो टर्मिनेशन रेम्यूनरेशन जो उसे मिलेगा वो भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के हिसाब से ही मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो बोनस और टर्मिनेशन रेम्यूनरेशन है ना, ये जब एम्प्लॉयमेंट चलता रहेगा उसके अंदर का है, उसके बाहर का नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट है वेजेस डज नॉट इंक्लूड, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6। अब हम देखेंगे वेजेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं। दोस्तों, मैं जितनी भी चीज़ें लाई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहीं पे रिवीजन अच्छे से करके जाओ कि यहाँ से जाने के बाद आपको दोबारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का एटलीस्ट टेंशन ना रहे,
सो वेजेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं? सबसे फर्स्ट क्लॉज आता है ई में 1 नंबर बोनस। दोस्तों यहाँ पे भी बोनस है, लिखा हुआ है वेजेस डज नॉट इंक्लूड। वेजेस डज नॉट इंक्लूड का मतलब हुआ कि ये चीज़ें अगर दी जाएंगी तो वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वेजेस बोलकर इंक्लूड नहीं होगा, और ऊपर जो हमने पढ़ी वो था वेजेस बोलकर इंक्लूड होगा। सो बोनस वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। वहीं हमने ऊपर देखा बोनस वेजेस में इंक्लूडेड था। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो बोनस है ना वो एम्प्लॉयमेंट चल रहा है तब का है, और यहाँ पर बोनस है जो कि एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके। फिर हाउस रेंट अलाउंस, जो भी हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा यानी कि घर का भाड़ा वगैरह वो। पर्क्स का मतलब होता है एडिशनल सुविधा, जैसे कि लाइट की सुविधा, वाटर की सुविधा एक्सेट्रा, इस टाइप की जो सुविधाएं होती हैं। फिर पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड इंटरेस्ट देयर अपॉन, जो भी पीएफ कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर के साइड से, ओके, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है ना काम करते वक्त वो। फिर ग्रेचुइटी मिलेगा। फिर रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? तो सपोज़ अगर जो भी एक्सपेंस किया हो और लास्ट में उसे लौटा दिया गया हो, ओके, सो उसे कहेंगे रिम्बर्समेंट। सो इन सब चीज़ें वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस वेजेस मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो आपको उस टाइम बोलना है वेजेस नहीं मानेंगे। ओके। सो वेजेस के अंदर हमने क्या क्या देखा? सारे रेमुनरेशन, सैलरी अलाउंस, कोर्ट सेटलमेंट अवार्ड, ओवर टाइम, हॉलीडे, लीव पीरियड, बोनस, टर्मिनेशन रेमुनरेशन। और वेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? तो बोनस, हाउस रेंट अलाउंस, पर्क्स लाइक लाइट, वाटर, पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड इंटरेस्ट देयर अपॉन, ट्रैवलिंग अलाउंस, ग्रेचुइटी एंड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में रूल्स की, मतलब अब हम और इन डेप्थ जाते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को लेकर। सो दोस्तों, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस, वेज पे करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 3 to 6, 3, 4, 5, 6 के अंदर। ओके। वेजेस को पे करने के लिए क्या क्या रूल है जिससे मज़दूर जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और उन्हें उनका वेज, उनका जो हक है, वो जो मेहनत करते हैं वो उन्हें टाइम पे मिल जाए। सो सबसे फर्स्ट सेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 3 में बताया गया है एवरी एम्प्लॉयर लाइबल टू पे सैलरी। हर एम्प्लॉयर को सैलरी पे करना होता है। सैलरी कह लीजिए या फिर वेज कह लीजिए, रेमुनरेशन कह लीजिए, सब एक ही है कि ये सब पे करना होता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें एम्प्लॉयर कौन कौन होते हैं, सेक्शन 3 के अंदर में इंक्लूडेड है एम्प्लॉयर्स इंक्लूड मैनेजर। तो अगर फैक्ट्री की बात हो तो जैसे फैक्ट्री में मैनेजर होता है तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी दे दे। उसके बाद सुपरवाइज़र। अब जैसे कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर एक सुपरवाइज़र रखा गया है जो ये सब चीज़ें चेक करेगा। तो यहाँ पर सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबका जो पेमेंट है वो टाइम पर करे। अगर वो पेमेंट टाइम पर नहीं करता है तो लाइबल ये सारे लोग होंगे जो ऑथराइज थे पेमेंट करने के लिए। फिर जैसे कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग जो बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग, तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर लाइबल होता है सैलरी पे करने के लिए। अब जैसे अगर हम रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रेलवे में जैसे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ही किसी को चूज़ करती है कि वो पर्सन ऑथोराइज़ किया जाएगा पेमेंट करने के लिए टाइम पे। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो लाइबल वो पर्सन होगा। ऐसे ही अगर हम इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वहाँ पर सुपरवाइज़र वगैरह को रखा जाता है। ओके। हर तरह के इस्टेब्लिशमेंट में लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो कि लाइबल होते हैं सैलरी पे करने के लिए। अगर ये टाइम पर सैलरी पे नहीं करेंगे तो फाइन इन्हें ही पे करना पड़ेगा। ये हमने देखा सेक्शन 3 में एम्प्लॉयर इंक्लूड्स दिस। अब हम चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 बोलता है वेज पीरियड। वेजेस कैन बी पेड डेली, वीकली, फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 दिन, एंड मंथली ओनली। दोस्तों, वेजेस सिर्फ या तो डेली बेसिस पे हो सकता है, डेली दो, या तो वीकली दो, या फिर 15 दिन में दो, या फिर 30 दिन में दो।
उससे ज़्यादा दिन में वेजेस पे नहीं हो सकता। ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर में रूल है। अगर कोई चाहेगा कि वो क्वार्टरली यानी कि 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना इस पर वेजेस दे, तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और इस पर फ़ाइन लग सकता है। वेजेस सिर्फ कैसे पे कर सकते हैं? डेली, वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली। दोस्तों, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि वेजेस कैसे पे कर सकते हैं, क्या क्वार्टरली पे कर सकते हैं? तो नो, ओनली मंथली लास्ट। फिर लिखा है नो वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ, और वेज पीरियड 1 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। वही जो हमने यहाँ पर पढ़ा, मंथली ओनली। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 महीने से ज़्यादा आप वेज पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हमने 3 में देखा एवरी एम्प्लॉयर, कौन कौन एम्प्लॉयर इंक्लूड करता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा वेज पीरियड, कैसे वेज पे होगा। अब नेक्स्ट हम सेक्शन 5 में देखते हैं। तो सेक्शन 5 में है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेज। अब इसका टाइम पीरियड क्या है? अगर लेस देन 1000 एम्प्लॉय हो, कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हो। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या आता है वो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट 1 में देख रखा है। अगर किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में 1000 से कम एम्प्लॉय होते हैं तो उन्हें बिफोर 7th, जैसे सपोज़ अगर फेब का मंथ चल रहा हो तो मार्च में 7th के पहले सैलरी पे करनी पड़ेगी। और किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में अगर मोर देन 1000 एम्प्लॉय हो, 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हों, तो वहाँ पर बिफोर 10th, ओके, मतलब अगर सैलरी जैन का ड्यू है, मतलब पूरा जनवरी काम किया एम्प्लॉयज़ ने, तो उन्हें सैलरी फरवरी के 10 तारीख के पहले मिल जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है टर्मिनेटेड एम्प्लॉय। टर्मिनेटेड एम्प्लॉय मतलब जिस एम्प्लॉय को कंपनी निकाल रही हो, ऐसे एम्प्लॉय को बिफोर 2nd डे ऑफ टर्मिनेशन, जिस दिन उन्हें निकाला उनके 2 दिन के अंदर में उनका जो भी सैलरी ड्यू है वो पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। ओके, देन पेमेंट ओनली ऑन वर्किंग डे। पेमेंट सिर्फ वर्किंग डे में ही दिया जाता है। जैसे कि अगर सपोज सैटरडे हो, नेशनल हॉलीडे हो, तो इन सब में पेमेंट नहीं दिया जाएगा। उस टाइम अगर ये 7th या 10th पड़ जाता है तो या तो उसके 1 दिन पहले या फिर 1 दिन बाद। अब वो हर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड होता है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 6, जो कि बात करता है वेजेस शैल बी पेड ऑन, किस टाइप से हम वेजेस पे करेंगे। दोस्तों, इसमें अमेंडमेंट है। पहले था करंट कॉइन एंड करेंसी, सिर्फ इसमें ही वेजेस पे हो सकता था, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है तो यहाँ पर चेक और बैंक में डिपॉजिट करके भी वेजेस पे किया जा सकता है। ओके, सो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हमने देखा कि यहाँ पे हमने 4 सेक्शन कवर किए, 3, 4, 5 एंड 6। 3 में हमने देखा हर एम्प्लॉयर को सैलरी पे करना होगा और वो एम्प्लॉयर कौन है वो देखा। सेक्शन 4 में हमने देखा वेज पीरियड, यानी कि डेली बेसिस, मंथली बेसिस। फिर सेक्शन 5 में हमने देखा क्या टाइम पीरियड होगा, 1000 एम्प्लॉयज़ से कम है या फिर 1000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा है, या फिर एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया गया है। फिर हमने देखा कि वेजेस शैल बी पेड ऑन, सेक्शन 6 में, कि किस बेसिस पे हम वेजेस पे कर सकते हैं, जैसे कि करेंट कॉइन में, करेंसी में, चेक में या फिर बैंक में। ओके, सो ये था रूल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, किस किस रूल से हम वेजेस पे कर सकते हैं। अब आगे की टॉपिक हम देखते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि हर एम्प्लॉयर को रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। ओके, ये गवर्नमेंट की तरफ से एकदम कड़ा रूल हम कह सकते हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर सेक्शन 13A में रूल है कि रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। सो एवरी एम्प्लॉयर शैल मेंटेन रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। हर एम्प्लॉयर को एक रजिस्टर या तो वो फिजिकल मोड में हो, कॉपी वगैरह में, रजिस्टर में, या फिर वो ऑनलाइन भी आजकल होता है, तो रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उस रजिस्टर में क्या क्या लिखना पड़ेगा? 4 चीज़ें। फर्स्ट है पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, कौन कौन पर्सन उसके अंदर में काम करता है। नेक्स्ट वर्क परफॉर्म्ड बाय देम, और वो लोग क्या क्या वर्क परफॉर्म्ड करते हैं, कौन सा पर्सन क्या वर्क परफॉर्म्ड करता है। फिर वेजेस पेड टू देम, उन्हें कितना वेजेस दिया जाता है, कब मिला उन्हें वेजेस, ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। एंड लास्ट डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, और उस वेजेस से कितना डिडक्शन हुआ, अगर कुछ डिडक्शन हुआ तो
क्यों हुआ वो रीज़न। ओके, सो यहाँ पर 4 चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है हर एम्प्लॉयर को। अगर वो नहीं करता है तो वो लाइबल होगा, उसे पेनल्टी लगेगी। टू बी मेंटेन्ड एट लीस्ट फॉर 3 years आफ्टर द लास्ट एंट्री मेड। और ये कॉपी कब तक मेंटेन करना पड़ेगा? 3 years। अगर इस साल हमने रजिस्टर बनाया तो उसके नेक्स्ट 3 years तक हमें वो रजिस्टर को मेंटेन करके रखना है। अगर उससे ज़्यादा हम रखना चाहते हैं तो ये हमारे लिए, लेकिन गवर्नमेंट हमें ऑथराइज़ करती है कि हम एटलीस्ट 3 years तक तो मेंटेन करें ही। ओके, कि हमने क्या क्या ये चारों एंट्रीज किए हैं। दोस्तों, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो आया है ना, वो रॉयल कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया है। रॉयल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हमारे फ्रीडम के पहले आया था। इंडिया के फ्रीडम के पहले जो एक्ट आया, तो सकते हैं कि हमारे मज़दूरों की क्या हालत रही होगी। सो इन सब को देखते हुए रॉयल कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आना चाहिए कि हर मज़दूर को उसका हक बहुत ही अच्छे तरीके से मिले, जो सच्चा तरीका है उससे मिले। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जो भी लॉ एंड एक्ट की वीडियो लेकर आऊँ वो आपको मिल जाए, आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, मैं इससे रिलेटेड MCQ भी लेकर आऊँगी, तो वो भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर कराएं। और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेल कर सकते हो आप मुझे, या कमेंट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ओके, तो मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको इसके समराइज नोट्स चाहिए, जैसा कि मैंने क्लास में बनाया है ये, फिर लास्ट मिनट नोट्स जो कि आप एग्ज़ाम में पढ़ोगे, ईजिली वे में आप पढ़ सको इंपॉर्टेंट चीज़ें, इससे रिलेटेड MCQs, PDF, ये सब कुछ अगर चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो। ओके, आपको वो सब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, डिडक्शंस, फाइन, पेनल्टीज़, अभी तक हमने कंप्लीट किया है सेक्शन 1 to 6। अब हम करेंगे सेक्शन 7 से लेकर 13 तक। आज के क्लास में हम देखेंगे डिडक्शंस, फाइन्स एंड पेनल्टीज़, जो कि कवर्ड है सेक्शन 7 to 13 के अंदर। ओके, सो दोस्तों, डिडक्शन, फाइन्स, ये सब सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग कवर करते हैं। वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन टू बी डन विदाउट एनी डिडक्शन एक्सेप्ट ऑथराइज्ड बाय एक्ट, सेक्शन 7। सबसे फर्स्ट सेक्शन 7 हमें बताता है कि वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन, कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है उसका वेजेस किसी भी तरीके से काटा नहीं जा सकता जब तक कि वो एक्ट के हिसाब से ऑथोराइज्ड ना हो। तो सबसे पहले डिडक्शन का मतलब जान लेते हैं। तो सैलरी में से कुछ पैसा काट लेना। सपोज़ किसी की सैलरी अगर 10,000 है तो 10,000 उसे पूरा ना देकर उसे 8,000, 9,000 इस तरीके से देना, जो प्रॉपर सैलरी है। जैसे कि किसी की सैलरी अगर 10,000 है और उसे 10,000 ना देकर उसे या तो 9,000, 8,000, कुछ भी मतलब कम दिया जाना, उसे ही कहते हैं डिडक्शन। ओके, सो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कहता है कि कोई भी पर्सन की सैलरी डिडक्ट नहीं हो सकती जब तक कि उस डिडक्शन को एक्ट ऑथोराइज्ड ना करे। एक्ट में अगर लिखा होगा तो ही उसकी सैलरी में डिडक्शन आ सकता है। नेक्स्ट, अच्छा, ये कवर्ड है सेक्शन 7 के अंदर। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, हमेशा क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है। एम्प्लॉयर का मतलब जो मालिक है, और एम्प्लॉई मतलब जो उसके अंडर में काम कर रहा है। सो हमेशा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को दे रहा है, तो इसे ही डिडक्शन कहा जाएगा। ओके, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देगा तो वो तो सैलरी हुआ, और अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को पैसे देता है तो वो डिडक्शन माना जाता है। नॉट टू बी कंसीडर्ड एज डिडक्शन। अच्छा, अब इस एक्ट के अंदर में किस किस चीज़ को हम लोग डिडक्शन नहीं मानेंगे कि ये चीज़ें डिडक्शन के अंदर नहीं आती। जैसे स्टॉपेज ऑफ प्रमोशन, किसी भी एम्प्लॉई का प्रमोशन होने वाला था, मतलब उसका जो अभी जो पोस्ट है वो इंक्रीज़ होने वाला था, तो वो रोक देना। उसके इंक्रीमेंट को रोक देना, इंक्रीमेंट मतलब उसकी सैलरी बढ़ने वाली थी उसे रोक देना। सो ये डिडक्शन नहीं है। फिर इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो दिया जाता है वो रोक देना। ओके, तो ये सब डिडक्शन में नहीं आता है। फिर किसी भी एम्प्लॉय के पोस्ट को डिमोट कर देना, मतलब प्रमोट का उल्टा होता है डिमोट। प्रमोट में पोस्ट ऊपर बढ़ता है और डिमोट में पोस्ट नीचे आता है। सो किसी भी एम्प्लॉय को डिमोशन दे देना, डिमोशन देना भी डिडक्शन के अंदर नहीं आता है। या फिर किसी भी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर देना, ये भी डिडक्शन के अंदर नहीं आता है।
नेक्स्ट 7 सबसेक्शन 2 में हम लोग देखते हैं डिडक्शंस। किन किन चीज़ों को इस एक्ट के अंदर में डिडक्शन माना गया है। सबसे फर्स्ट है फाइन्स। अगर कोई एम्प्लॉई ऐसा काम करता है कि उसके ऊपर कोई पेनल्टी या फ़ाइन चार्ज होता है और तब सैलरी में से पैसा काटा जाता है, तो ये लीगली काटा जा सकता है, इसे हम डिडक्शन मानेंगे। एक्ट इसे ऑथोराइज्ड करता है। फिर अगर कोई एम्प्लॉई एब्सेंट फ्रॉम द वर्क है, अगर वो एब्सेंट है तो नॉर्मल सी बात है, एम्प्लॉयर पैसे नहीं देगा क्योंकि एब्सेंट होने पे पैसे कटेंगे, तो वो डिडक्शन वैलिड है। फिर डैमेज, अगर एम्प्लॉय ने गुड्स बनाते वक्त गुड्स को डैमेज कर दिया, लॉस ऑफ गुड्स खो दिया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो डिडक्शन होगा। फिर पर्क्स का मतलब हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बहुत सारी सुविधाएं देता है। सुविधाएं जैसे लाइट फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, एक्स्ट्रा इस टाइप की कुछ फैसिलिटीज़ देता है, तो उसे हम पर्क्स कहते हैं, तो इसमें भी डिडक्शन हो सकता है। फिर एडवांसेस, अगर एम्प्लॉय ने कहा हो कि इस मंथ आप मुझे कुछ ज़्यादा पैसे दे दें, नेक्स्ट मंथ वो पैसे काट लेना, तो इसे कहते हैं एडवांसेस। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एडवांसेस देता है तो वो डिडक्शन के अंदर में आएगा, तब तो पैसे कटेंगे ही। फिर HRA, यानी कि हम कह सकते हैं हाउस अकोमोडेशन। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हाउस दिया हुआ है रहने के लिए, तो उस हाउस का जो भी कुछ थोड़ा बहुत रेंट है वो पैसे अगर काटता है सैलरी से, तो ये एक्ट ऑथोराइज्ड करता है। फिर लोन, अगर किसी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन ले रखा है तो भी डिडक्शन होगा। टैक्स जो कटता है उसका डिडक्शन होगा। PF, एम्प्लॉय का जो PF कटेगा वो डिडक्शन भी जायज़ है। इंश्योरेंस, अगर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस हो रखा है तो वो भी डिडक्शन होगा। या फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि किसी वैलिड रीज़न से एम्प्लॉय का सैलरी कट करना है, तो ये भी इसके अंदर में आता है। फिर लास्ट, रिटेन बाय एम्प्लॉय ने खुद ऑथोराइज्ड किया है कि हाँ आप मेरे सैलरी में से काट सकते हो। क्यों काट सकते हो? कुछ भी रीज़न से, तब डिडक्शन होगा। ये है डिडक्शन 7 सबसेक्शन 2 का, कि इन सब चीज़ों को हम लोग डिडक्शन मानेंगे। क्या क्या आता है? फाइन्स, एब्सेंट, डैमेज, पर्क्स, एडवांसेस, HRA, लोन, टैक्स, PF, इंश्योरेंस, कोर्ट ऑर्डर, या फिर रिटन बाय एम्प्लॉय या ऑथोराइज्ड बाय एम्प्लॉय। आई होप आपको समझ में आया होगा किस किस चीज़ों को डिडक्शन बोलते हैं और किन चीज़ों को डिडक्शन नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड इन अ मंथ। 7 सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर कोई डिडक्शन करता है, ओके डिडक्शन आप कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट में डिडक्शन करो। इतना भी डिडक्शन मत कर लो कि उस एम्प्लॉय का जो पूरा सैलरी है वही कट जाए। अगर कोई एम्प्लॉय 10,000 के लिए काम करता है और एम्प्लॉयर एक ही बार में पूरा 10,000 में से 10,000 काट ले, तो उस एम्प्लॉय का घर कैसे चलेगा? गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। क्या बनाया है कि एक मंथ में इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सैलरी से 75% तक आप काट सकते हो, और अदर है तो आप 50% तक ही काट सकते हो। अगर किसी की सैलरी 10,000 है और कोऑपरेटिव के केस में आप उसमें से 7,500 तक काट सकते हो, यानी कि आप 2,500 उसे दोगे, और कोई अदर है तो आप एक बार में सिर्फ 5,000 काट सकते हो, यानी कि 50% 10,000 का, उससे ज़्यादा नहीं काट सकते। ओके, ये है डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड। इसके ऊपर सम भी आ सकता है और इसके ऊपर MCQ तो आने ही वाला है एकदम 100%। आई होप आपको सेक्शन 7 समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 8, डिडक्शन फॉर फाइन। डिडक्शन फॉर फाइन, इसमें क्या बोल रहे हैं ना कि कौन से फ़ाइन के लिए आप डिडक्ट कर सकते हो, और उस फाइन के पीछे कुछ चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर को सोचनी भी पड़ेगी। जैसे नेचर ऑफ फाइन अप्रूव्ड बाय APG। मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा है APG, इसका फुल फॉर्म है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि फ़ाइन का नेचर क्या होगा, मतलब किस टाइप के फ़ाइन को डिडक्शन मिल सकती है। देन सॉकोज नोटिस, मतलब ये एम्प्लॉयर का कर्तव्य है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपने जो भी उसका इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर नोटिस लगाए, और उस नोटिस में अच्छे तरीके से बताए कि इन चीज़ों को हम फ़ाइन मानेंगे। अगर आप लोग ये चीज़ें करते हो तो हम इसको पेनल्टी मानेंगे और इसके ऊपर फ़ाइन चार्ज होगा। ओके, तो नोटिस में ये सारी चीज़ें उसे बतानी पड़ेगी। फिर मैक्सिमम फ़ाइन इज़ 3% ऑफ वेजेस। मैक्सिमम फ़ाइन कितना हो सकता है? किसी भी एम्प्लॉय का जो वेजेस है उसका
3% ही सिर्फ काटा जा सकता है। जैसे किसी अगर एम्प्लॉय का 10,000 है वेजेस तो उसका 3% यानी कि सिर्फ 300 ही काटा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं काटा जाएगा। और विदिन 60 डेज़, जब से फ़ाइन चार्ज हुआ है उसके 60 डेज़ के अंदर में फ़ाइन काटा जाएगा। फ़ाइन ओनली फॉर एज 15 ईयर्स अबव, अगर कोई 15 ईयर से नीचे का उस फैक्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है तो उसके ऊपर फ़ाइन नहीं लगेगा, फ़ाइन सिर्फ 15 ईयर्स से ज़्यादा वालों के ऊपर ही लगेगा। दोस्तों ये सारे नोट्स मैंने एकदम MCQ के वे में सोच के बनाया है। ओके, सो एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। ओके, तो अगर आप यहाँ से रिवीजन अच्छे तरीके से करके जाते हो तो एग्ज़ाम में आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं इंपॉर्टेंट MCQs भी करवा दूँगी आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे जो भी वीडियोज़ हो वो आपसे मिस ना हो और सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए। सो सेक्शन 8 हमने देखा, अब हम चलते हैं सेक्शन 9 की तरफ। ओके, सो सेक्शन 9 बात करता है स्ट्राइक इज़ एब्सेंट। दोस्तों स्ट्राइक को एब्सेंट माना गया। अगर कोई एम्प्लॉई जानबूझकर काम पे नहीं आता है और स्ट्राइक करके बैठ जाता है, स्ट्राइक मतलब सब एम्प्लॉयज़ जिद पे बैठ जाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो हम वर्क नहीं करेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे एब्सेंट माना जाएगा और उस एब्सेंट की वजह से उसका सैलरी कटेगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन 10 बोलता है अपॉर्चुनिटी गिवन टू हर्ट, मतलब अगर कोई फ़ाइन लगा है किसी एम्प्लॉय पे तो उसने वो पेनल्टी उसके ऊपर क्यों लगी, उसने वो गलती क्यों की, इसका अपॉर्चुनिटी उसे दिया जाए कि वो अपनी बात को सबके सामने रखे, मतलब उसको सुनने की अपॉर्चुनिटी उसे देनी पड़ेगी, तभी जाकर उस पर फ़ाइन लग सकता है, बिना बोले उस पर फ़ाइन नहीं लगाया जा सकता। ये बोलता है सेक्शन 10। फिर सेक्शन 11 बोलता है डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन। अगर हाउस अकोमोडेशन मिला है, हाउस अकोमोडेशन का मतलब हुआ हाउस रहने के लिए मिला है, तो उसके सैलरी में से डिडक्ट किया जा सकता है। फिर सेक्शन 12 बोलता है डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एंड एडवांसेस। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन, अगर एम्प्लॉय ने लोन ले रखा हो, ओके, या फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा हो या फिर उसने एडवांस लिया हो तो उसके ऊपर डिडक्शन होगा, जैसा कि हमने अपने ऊपर टॉपिक 7 में भी देखा था। ये वाली चीज़ ये कवर होता है सेक्शन 12 में। फिर डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंश्योरेंस स्कीम, ये कवर्ड है सेक्शन 13 में। ये क्या बोलता है कि अगर डिडक्शन तब मिलेगा अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी या इंश्योरेंस स्कीम के अंदर एम्प्लॉय का कुछ % हिस्सा गया हो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सैलरी में से काट सकता है। ओके, सो दोस्तों ये था पूरा सेक्शन 7 to 13 जिसमें हमने डिडक्शन देखा, फ़ाइन देखा, ओके, पेनल्टी देखी। दोस्तों अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग एक साथ एब्सेंट हो जाएं तो एम्प्लॉयर 8 दिन तक का वेजेस काट सकता है। अगर एम्प्लॉयज़ बिना किसी इन्फॉर्मेशन के मिस हो जाएं तो एम्प्लॉयर 8 दिन तक का वेजेस उनका डिडक्ट कर सकता है इस एक्ट के हिसाब से। सो दोस्तों ये था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में डिडक्शन, फाइन एंड पेनाल्टीज़, जो कि कवर्ड है सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 13 तक। यहाँ से रिवीजन करने के बाद आपको कहीं रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना आपको कह सकती हूँ कि मैंने सारी चीज़ें कवर की है इसमें। ओके, सो दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, मेल कर देना। आज की क्लास में हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट देखते हैं हम इंस्पेक्टर। अभी तक हमने सेक्शन 1 से लेकर पूरा 13 तक कवर कर लिया है। अब हम सेक्शन 14 में देखते हैं इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर्स कौन होते हैं अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में। तो इंस्पेक्टर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ओके, और इन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाता है अंडर IPC इंडियन पैनल कोड 1860 में। ये MCQ क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सारे इंस्पेक्टर को पब्लिक सर्वेंट माना जाता है अंडर IPC 1860 में, और इन्हें अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, और ऑप्शन रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इस टाइप से रहेगा। तो आपको बताना है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। उसके बाद इनका काम क्या होता है, इंस्पेक्टर क्या काम करेंगे? सो इंस्पेक्टर एग्जामिन कर सकते हैं। क्या एग्जामिन करेंगे? वो किसी भी प्रीमाइसेस में चले जाएंगे, वहाँ जाकर एग्जामिन करेंगे कि सोकोज नोटिस लगा है या नहीं, एम्प्लॉयर को वेजेस टाइम पे मिल रहा है कि नहीं। मतलब इस एक्ट के हिसाब से वो अपना एक चेकलिस्ट तैयार कर लेंगे कि हमें ये चीज़ें चेक करनी है, और उन चीज़ों को वो वहाँ जाकर चेक करेंगे। अगर उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो एम्प्लॉयर को
पनिश किया जाएगा। फिर वो लोग इंस्पेक्ट करेंगे, वो लोग रजिस्टर वगैरह को इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं उसमें वेजेस सबको टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, सर्च करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ को बैठाकर उनसे पूछताछ करेंगे कि उनको वेजेस टाइम पे मिलता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये सब कुछ सुपरवाइज़ करेंगे, मतलब प्रीमाइसेस में कुछ दिन रहकर देखेंगे भी, सुपरवाइज़ करेंगे अच्छे से। सीज़ करेंगे, क्या सीज़ कर सकते हैं वो लोग, जो भी रजिस्टर वगैरह है उसे बंद कर सकते हैं, प्रीमाइसेस को बंद कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो। देन टेक कॉपीज़, जो भी रजिस्टर वगैरह है वो कॉपी वो अपने साथ ले जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं, उनको पूरा यहाँ पर एक्ट के हिसाब से उनको ये राइट दिया गया है। सो इंस्पेक्टर का ये काम होता है और अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। अब सेक्शन 15 में हम देखते हैं क्लेम एंड पेनल्टी। क्लेम एंड पेनल्टी सेक्शन 15 हमें बताता है ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू हियर द मैटर। अब यहाँ पे क्या है ना, हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा कोर्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर ही एक छोटा सा कोर्ट बना दिया गया है कि जो भी छोटे मोटे मैटर हो वो ये लोग ही आपस में सुलझा लें, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो इस कोर्ट के लिए ना ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, उसे अपॉइंट करता है एपीजी। एपीजी का मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। क्या करेगा वो सारे मैटर को हियर करेगा, देन उसके ऊपर डिसाइड करेगा क्या जजमेंट आना चाहिए। सो एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, अब कोई भी कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है। बी में है रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर जो कि रीजनल वाइज जिसका पोस्ट हो। फिर सी में आता है लेबर असिस्टेंट कमिश्नर, जिसे एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर डी में आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या काम होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, किसी भी इंडस्ट्रियल कोर्ट या ट्राइब्यूनल का वो क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, तो उसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर में ऑफिसर बनाया जाएगा। देन सिविल कोर्ट जज, सिविल कोर्ट का जज हो, एटलीस्ट उसे एक्सपीरियंस हो सिविल कोर्ट के जज होने का या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होने का, ओके, ताकि वो बहुत अच्छे से डिसाइड कर सके कि अगर पेमेंट ऑफ वेजेस में लेट है तो उसके लिए क्या डिसीज़न लेना चाहिए और किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ओके, सो हमने देखा सारे ऑफिसर्स बहुत ही अच्छे रैंक के होंगे। देन उसके बाद इफ़ एम्प्लॉयर डन रॉन्ग, अगर एम्प्लॉयर कुछ गलत करता है, सो लॉयर, इंस्पेक्टर या फिर टीयू, टीयू का मतलब ट्रेड यूनियन के जो हेड होते हैं, जो अथॉरिटी है ट्रेड यूनियन के अंडर में, वो एक एप्लीकेशन राइट करेगी, किसको, टू द अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी हैं इनको एक एप्लीकेशन जाएगा, कौन लिखेगी वो एप्लीकेशन, या तो लॉयर या फिर इंस्पेक्टर या फिर ट्रेड यूनियन के जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है वो, विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर में एम्प्लॉयज़ के साइड से। ओके, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ गलत करता है या फिर उनके वेजेस को टाइम पर नहीं दे रहा है तो एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं एक लॉयर, या फिर जो इंस्पेक्टर हमने देखा उसे जाकर कह सकते हैं, या फिर ट्रेड यूनियन के जो हेड है उन्हें जाकर कहेंगे, और इन तीनों में से कोई भी एक पर्सन एप्लीकेशन लिखेंगे इन अथॉरिटीज़ को 12 मंथ्स के अंदर में। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। देन सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में हम देखते हैं जजमेंट डिसाइड। जजमेंट डिसाइड मतलब क्या है कि जब इन लोगों को ये बात पता चलेगी कि एम्प्लॉयर ने ऐसा किया है तो ये डायरेक्ट जजमेंट नहीं देंगे, ये पहले एम्प्लॉयर को बुलाएंगे और उसे अपॉर्चुनिटी देंगे अपनी बात रखने का। उसके बाद ये एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे और उनके मुंह से भी सारी बात सुनेंगे। सब होने के बाद ये क्या करेंगे, अपना फैसला सुनाएंगे कि क्या चीज़ सही है या नहीं। अगर एम्प्लॉयर ने गलत किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी और उसे एम्प्लॉय का सारा पैसा टाइम पर देना पड़ेगा। ओके, अगर एम्प्लॉयर सही निकलता है, एम्प्लॉय गलत निकलते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। सो ये है सेक्शन 15 क्लेम एंड पेनल्टी। अब हम देखते हैं सेक्शन 16। सो सेक्शन 16 में हम देखते हैं सिंगल एप्लीकेशन। सपोज़ अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ एक साथ गलत हो, मतलब पूरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ गलत हो, तो भी सिंगल एप्लीकेशन हम अथॉरिटी को दे सकते हैं। ओके, अनपेड ग्रुप मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को ही अनपेड रखा गया है। ओके, तो उन सब का मिलाकर एक सिंगल एप्लीकेशन भी अथॉरिटीज़ को जा सकता है। ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 16 में। उसके बाद आता है सेक्शन 17 यानी कि अपील। ओके, सो पार्टी कैन अपील टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जैसे हमने देखा 15 सबसेक्शन 3 में जजमेंट आ गया। ओके, अब जजमेंट आने के बाद अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉई हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है इस
जजमेंट से, तो वो क्या करेंगे, पार्टीज कैन अपील टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब वो इससे ऊपर लेवल के कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कब वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे, पहला, इफ़ अप्लीकेशन डिसमिस्ड बाय अथॉरिटी। जो अथॉरिटी थी हमने देखा था, जैसे कि कमिश्नर, रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये जो अथॉरिटी थी ये एप्लीकेशन अगर डिसमिस्ड कर देती है तो एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई दोनों। एम्प्लॉयर कंपनसेशन मोर देन ₹300, एम्प्लॉयर को सज़ा मिली है कि उसे कंपनसेशन देना है कितना, मोर देन 300, तब वो जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, अपील कर सकता है। या फिर सिंगल किसी एम्प्लॉय के लिए 25 रुपये या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए 50 रुपये से ज़्यादा का अगर पेनल्टी हुआ है एम्प्लॉयर को, तब वो लोग जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ओके, ये तीनों उसका कंडीशंस है। फिर पावर, जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 18 में, इसमें हम देखते हैं पावर ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बनाई थी, एक तरीके का छोटा सा कोर्ट बनाया था, सो उनका क्या पावर है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एविडेंस मंगवा सकते हैं। जो पावर हमने देखा था वो एविडेंस मंगवा सकते हैं, फोर्सफुली विटनेस को बुला सकते हैं, उसका अटेंडेंस ले सकते हैं फोर्सफुली। ओके, एंड डॉक्यूमेंट्स, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हो एक्ट के लिए या फिर जजमेंट के लिए, वो बुला सकते हैं। ओके, उस टाइम इन्हें कोई ना नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास पावर है अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। मेरे पास समराइज नोट्स देख रहे हो आप, ये एक बार अगर रिवीजन करते हो तो फिर आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार बुक तो रिवीजन करना ही पड़ता है आपके खुद के नॉलेज के लिए। और ये अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को 2 से 3 बार पढ़ो ताकि आपकी नॉलेज जो है वो बूस्टअप होती रहे और आप सारे एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व कर पाओ। दोस्तों, अगर आपको ये समराइज नोट्स चाहिए, मैंने ये सारे नोट्स एक साथ बना लिए हैं। मैंने ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो बड़ा सा चैप्टर था उसे पूरा समराइज़ करके छोटा सा नोट्स बनाया है। ओके, सो अगर आपको ये हैंड रिटेन नोट्स, इसके साथ लास्ट मिनट नोट्स, एमसीक्यू और पीडीएफ, इन सब के फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, मेल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे फर्स्ट पेनाल्टी जो कि हम पढ़ते हैं सेक्शन 20 में। ओके, ये 2005 अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था। सो पेनाल्टी पढ़ने के टाइम हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं पेनाल्टी के, क्यों पेनाल्टी लगेगा। सो रीज़न्स हैं, सपोज़ जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट टाइम पर नहीं दे रहा हो, वेजेस में डिले कर रहा हो, तो एम्प्लॉयर पे पेनाल्टी लगेगी। देन डिडक्शन, हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा है डिडक्शन क्या होता है, कितना डिडक्शन वैलिड है, ठीक है, इतना डिडक्शन हो सकता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर जानबूझकर गलत डिडक्शन करे, कुछ ज़्यादा ही एक्सेस डिडक्शन कर ले, या फिर अगर एम्प्लॉयर को लॉस हो रही हो, ओके, लॉस एम्प्लॉयर को हो रहा है लेकिन वो वसूल रहा है एम्प्लॉय से, मतलब एम्प्लॉयज़ के वेजेस में से काट रहा है, एक्सेस डिडक्शन कर रहा है, तो ये तो गलत है ना। सो इस पर पेनल्टी लगेगी। देन एक्सेस डिडक्शन, वही जो मैंने आपको समझाया कि जितना डिडक्शन बनता है उतना नहीं काट कर एक्सेस काट ले रहा है। ओके, इन सब रीज़न से पेनल्टी लगेगी। ओके, या फिर अगर सपोज़ कोई सर्विस दे रहा है, जैसे हमने पढ़ा था ना, हाउस अकोमोडेशन की सर्विस देता था, हाउस रेंट वगैरह। सो इसमें क्या कर रहा है ना वो, कि जितने का घर है उससे ज़्यादा डिडक्शन काट रहा है, तो ये सब अगर गलती करता है तो पेनल्टी तो भाई सब लगेगी। ओके, अब देखते हैं कितने के फ़ाइन लग सकते हैं। सबसे फर्स्ट है फाइन ऑफ ₹1000 टू ₹7500। मतलब ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिसके ऊपर 1000 से लेकर 7500 रुपये तक का फ़ाइन एम्प्लॉयर पे लग सकता है। सो सबसे फर्स्ट है वेज पीरियड एक्सीड 1 मंथ। जो वेज पीरियड है वो 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। हमने पढ़ा था ना प्रीवियस पार्ट्स में कि वेज 1 महीने से ज़्यादा लेट हम नहीं पे कर सकते, अगर पे होता है तो एम्प्लॉयर को फ़ाइन देनी पड़ेगी। देन वेजेस नॉट पेड इन करंट फॉर्म। दोस्तों, वेजेस पेड करने का मैंने आपको करंट फॉर्म बताया था ना, मैंने आपको बताया था करेंसी और नोट्स। करेंसी जैसे कि कॉइन्स और नोट्स जो चल रहे हो अभी प्रेजेंट में वो,
लेकिन मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट में चेक और बैंक फैसिलिटीज़ भी ऐड हो गई है। सो अगर वेजेस करंट फॉर्म में नहीं दिया जाता, ये 4 चीज़ जो है इसमें नहीं देख के वो काइंड के रूप में दे रहे हैं। एम्प्लॉय को बोल दिया कि तुम खाना ले लो मेरी तरफ से, मैं तुमको वेजेस नहीं देता, तो ये सब नहीं चलेगा। ओके, ऐसा अगर करता है एम्प्लॉयर तो उससे पेनल्टी होगी। देन फेल टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, जैसे हमने ये भी पढ़ रखा है, एक पार्ट में हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर को मेंटेन करने पड़ते हैं सारे रिकॉर्ड्स। ओके, एक रजिस्टर बनाना पड़ता है। सो अगर उसने नहीं बनाया वो रिकॉर्ड्स और उसने उसमें पूरे अच्छे से नहीं बताया कितने एम्प्लॉयर काम करते हैं क्या सब, तो इस पर भी देखो पेनल्टी लगेगी। देन इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फाइन फ्रॉम एम्प्लॉय। अब सपोज़ एम्प्लॉई से फ़ाइन वसूलने के लिए एम्प्लॉयर दिमाग लगाता है और तरह तरह के नियम ऐसे लगा रखे हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फ़ाइन लगेगा, वो नहीं करोगे तो फ़ाइन लगेगा। ओके, या फिर उन लोगों से कैसे डिडक्शन लिया जाए इसके लिए प्लान बनाते रहता है एम्प्लॉयर। ओके, सो इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं ना वो फ़ाइन का, तो इसके लिए पेनल्टी लगेगी। उसके बाद है फेल टू डिस्प्ले नोटिस। अगर नोटिस नहीं दे पा रहा हूँ, ओके, हमने पढ़ा था ना सो कॉज नोटिस अपने इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, हर जगह लगानी पड़ती है। ओके, और अगर एम्प्लॉयर ने नहीं लगाया नोटिस, फेल हो गया डिस्प्ले करने में नोटिस को, तब फाइन लगेगा कितना, 1000 से लेकर 7500 के बीच में कितना भी लग सकता है। ओके, सो ये था फ़ाइन 1000 से 7500 के बीच में। अब हम देखते हैं फ़ाइन जो कि 0 से लेकर 3000 तक कितने भी रुपए हो सकते हैं। ओके, सो अब है फाइन में एक्सटेंड टू ₹3000। सबसे फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्ट इंस्पेक्टर इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। अगर एम्प्लॉयर इंस्पेक्टर की जो ड्यूटीज़ है वो उसे करने से रोक रहा हो, उसमें बाधा डाल रहा हो। इंस्पेक्टर की बहुत सारी ड्यूटीज़ हमने पढ़ी थी, इंस्पेक्टर के पावर्स हमने पढ़े थे, है ना। सो अगर उन सब में वो बाधा डालता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसे मतलब 1 से लेकर 3000 रुपीज़ तक की सज़ा हो सकती है। फिर रिफ्यूज़ और विलफुली नेग्लेक्ट रूल्स अबाउट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का जो भी पावर है, इंस्पेक्टर का क्या क्या पावर था, वो एविडेंस चेक कर सकता था, वो प्रीमाइसिस में घुस सकता था, एंट्री कर सकता था, बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता था, फिर एग्ज़ामिनेशन ले सकता था, सब चेक कर सकता था, सुपरविज़न कर सकता था, इंक्वायरी कर सकता था। ये सब उसे एक्ट में मिला हुआ था। तो ये सब काम विलफुली अगर रिफ्यूज़ या फिर नेग्लेक्ट किया जाता है, ओके, उसे काम नहीं करने दिया जाता उसका, तो एम्प्लॉयर को 3000 रुपये तक का जुर्माना पे करना पड़ सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हूएवर रिपीट्स द सेम ऑफेंस। क्या क्या ऑफेंस जो हमने पढ़ा था ना, फ़ाइन 1000 से लेकर 7500 तक के बीच में क्या क्या फ़ाइन था। 1 मंथ से ज़्यादा अगर वेज लेट कर दिया, फिर हमने पढ़ा था वेजेस को करंट फॉर्म में नहीं दिया, यानी कि करंट जो भी फॉर्म है पैसे में, रुपए में, बैंक में, चेक में अगर नहीं दिया। फिर हमने पढ़ा था रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया। देन इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फ़ाइन, एम्प्लॉय से गलत तरीके से फ़ाइन ले रहा है, नोटिस नहीं दिखा रहा है। सो ये सब एक बार तो उसने गलती कर दी, लेकिन फिर से उसने रिपीट किया सेम ऑफेंस। एक ही गलती को अगर दोबारा कोई करता है तो अब सिर्फ फ़ाइन से काम नहीं चलेगा, अब इम्प्रिजनमेंट होगी, यानी कि सज़ा होगी कितनी, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की। और फ़ाइन लगेगा कितना, 3750 रुपये से लेकर 20,500 रुपये तक की, या फिर बोथ, या तो ये होगी या ये, या फिर दोनों ही हो सकती है। कब, अगर कोई भी ऑफेंस बार बार किया जा रहा हो, एक बार बोलने से नहीं समझ आ रहा और बार बार कर रहा है कोई गलती, तो फिर सज़ा भी होगी और फ़ाइन अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, तो ये था पेनल्टी सेक्शन पूरा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का। दोस्तों, आज की ट्रिक ये है कि एक ही स्टडी मटेरियल को बार बार रिवीजन करें। 10 स्टडी मटेरियल लेकर 10 बार पढ़ने से अच्छा आप पूरे नोट्स को एक बार समराइज़ कर लीजिए, एक जगह करके उसी को पढ़िए। ओके, इससे क्या होगा, जो भी नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं आप उससे पढ़ें, तो इससे आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा और आपके दिमाग में रिटेनिंग पावर अच्छी तरीके से इंक्रीज़ होगी। और पता है क्या होता है, कभी कभी तो सिर्फ देखने से भी हमें चीज़ें याद आ जाती है, हम अपने मेमोरी में उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अरे हमने ये वाली चीज़ देखी थी, और हम याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, मेरे साथ तो ये चीज़ होती है। सो आप ये ज़रूर करें कि आप जो नोट्स एक बार फाइनलाइज़ कर लें और उसी को बार बार पढ़ें। ओके,
और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए तो ऐसे क्लासेस है, ये आप मुझे मैसेज कर सकते हो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं पेमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड वेजेस इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। अब सपोज़ जो मज़दूर था ना, उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो भी बकाया वेजेस था जो उसे नहीं मिला, तो वो अब किसे देना पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन है जो कि सेक्शन 25A में है। सो पेड पर्सन नॉमिनेटेड दोस्तों, आप सभी ने बैंक में कभी ना कभी अकाउंट खुलाया होगा। सो जब हम बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं तो हमसे पूछता है ना कि आपकी नॉमिनी कौन होगी, मतलब पैसा हम आपके बाद किसे देंगे। तो उसमें हम कोई भी अपने फैमिली मेम्बर का नाम लिखवाते हैं नॉमिनी का। ओके, सो ऐसे ही मज़दूर या फिर लेबर एम्प्लॉयर, अगर वो लोग नौकरी पे जाते हैं तो जो फॉर्म वो लोग भरते हैं तो उसमें उनके नॉमिनी का नाम भी लिखाया रहता है। वो अपने घर के किसी भी पर्सन या जिसका भी नाम वो लोग नॉमिनी में लिखते हैं, सो वो पर्सन नॉमिनेटेड हो जाता है कि पैसा या तो एम्प्लॉयर को मिलेगा या फिर एम्प्लॉय को मिलेगा या फिर उसने जिस पर्सन को नॉमिनेटेड किया है उसे मिलेगा। ओके, दूसरा है डिपॉजिटेड टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। उस पर्सन का कोई नॉमिनी नहीं है। ओके, नॉमिनी है लेकिन उसका कोई पता नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी हो एक्ट में, ओके, हमने अथॉरिटी देखा था ना, सो अपने पार्ट 4 में हमने पढ़ा था अथॉरिटीज़ के बारे में। सो वहाँ पे डिपॉजिटेड कर सकते हैं अमाउंट को। ओके, ये है सेक्शन 25A। फिर अथॉरिटी जाके उस पैसे को जहाँ पहुँचाना है वो पहुँचा देगी। अब देखते हैं सेक्शन 26। फॉर मेकिंग एनी न्यू रूल्स 3 months नोटिस टू बी गिवन। अगर कोई भी न्यू रूल इस एक्ट में ऐड किया जाता है तो उसके लिए 3 months का नोटिस दिया जाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आज ही रूल आया और आज से ही चालू हो गया, ऐसा नहीं। कम से कम 3 months का नोटिस देना पड़ेगा कि ये नया रूल आया है और इसे अब हम लोग लागू करेंगे। ओके, सो इससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सब रेडी हो जाते हैं कि न्यू रूल आने वाला है। ओके, सो दोस्तों ये था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का जितना भी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, अगर आप यहाँ से ये सब कवर करते हो तो मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। बस कंडीशन ये है कि आपको बार बार रिवीजन करना है। ओके, ये सारे पार्ट्स में भी मिल जाएंगे, मैं आपको पूरा एक करके भी दे दूँगी सारे पार्ट्स को। ओके, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर ही सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कोई वीडियो चाहिए न्यू तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, आपको वो भी देने की मैं कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरे से क्लास लेनी हो तो आप वो भी मुझसे कह सकते हैं। ओके, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।